हेलो क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद तिवारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस, कोऑर्डिनेटर आईआरएस आउटरीच, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, नैके, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इन्वायरमेंट को खोज रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें, और सिर्फ कथा कहानी कही गई है, कोई उसको कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ नहीं प्रेजेंट किया। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पर मैं दावे से कहता हूँ कि इस वीडियो को देखकर एकदम आपको लगेगा कि ये कुछ न कुछ यूनिक एक्टिविटी है, कुछ न कुछ यूनिकनेस इसमें है, क्योंकि इसमें सारे डेटा ऑथेंटिक हैं, सारे डेटा वैलिड हैं। क्योंकि हमारा चैनल जो है ये केवल और केवल इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंटों के लिए है, और उन लोगों के लिए है जो इन्वायरमेंटल साइंस को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो शुरुआत इसके शब्द से कहते हैं, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, आज हम पढ़ते हैं ई फॉर इन्वायरमेंट। और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने इतिहास को, और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं इन स्लाइडों के माध्यम से, और झांकते हैं उस इतिहास में जहाँ से ये इन्वायरमेंट आया और ये इन्वायरमेंट की कहानी शुरू होती है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें जहाँ पे रिटन टेक्स्ट शुरू होता है, तो एज हिंदुस्तानी मैं अपने जड़ों को नहीं भूल सकता। सबसे पुराने वेद की बात करें, आपको ऐसा जो ये मैं बना रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सबसे पहला वेद जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको कोट भी कर सकते हैं, उसका नाम है ऋग्वेद। ऐसा माना जाता है कि इसको 1800 से 1100 बीसी में लिखा गया, और इस 1800 से 1100 बीसी में भारतवर्ष में लिखा गया ये सबसे प्राचीनतम वेद है, पहला वेद है। और इस वेद में एक श्लोक, इसका जो शुरुआती श्लोक है, वो एक ऐसे कंपोनेंट की बात करता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे इस धरती का, हमारे मानव सभ्यता का, हमारे जंतु जगत का, हमारे डाइवर्सिटी का। इसको कहते हैं पंच महाभूत। ओल्ड टेक्स्ट में ये पहला ऐसा टर्म है जिस समय मनुष्य सभ्यता ने एक शब्द पाया जिसको कहते हैं पंच महाभूत। यह वो शब्द है जो कि बताता है कि हमारा जीवन 5 फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट से बना है: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। अग्नि फायर, वायु विंड एयर, जल वाटर, आकाश स्काई एंड पृथ्वी अर्थ। अब यहाँ पे आपको मैं जानकारी दे दूँ, जो ये शब्द आप पृथ्वी बार बार देख रहे हैं, इसका नाम कहाँ से पड़ा? इसका नाम पड़ा भगवान राम के पूर्वज पृथ से। पृथ ने जो है 99 राजसूरी यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और उन्हीं के नाम पर पृथ्वी शब्द का नाम टेक्स्ट में आया, और इस धरती को, इसको हम अर्थ कहते हैं, पृथ्वी के नाम से जानना शुरू किए। अब इसकी ब्यूटी देखिए, आप इस वेद में लिखे शब्द की ब्यूटी देखिए। आकाश प्रोवाइड अस जल, आकाश ने हमें जल दिया, ये आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे जाएंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड उसमें हैवी बम्बार्डमेंट, लेट हैवी बम्बार्डमेंट, या पीरियड को चेक करें आप, गूगल पे टाइप करें अर्ली बम्बार्डमेंट या लेट बम्बार्डमेंट, हैवी बम्बार्डमेंट। तो इस तरह के जो शब्दावली है, इसका प्रयोग नासा ने किया, और नासा ने बताया कि जो वाटर है वो उल्का पिंडों के थ्रू धरती पर हमारे पहुंचा। सोचिए, 1100 बीसी में हम ये जानते थे कि अग्नि
वायु, आकाश, जल, पृथ्वी क्या कर रहे हैं। तो आकाश से हमें जल मिला, जल से हमें अग्नि और वायु मिला, और अग्नि और वायु ने मिलकर निर्माण किया पृथ्वी का। आप अगर प्री हिस्टोरिक अर्थ के बारे में पढ़ें, एक वीडियो मैं बना रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ अर्थ पे, तो उसमें आप देखिएगा, उसमें मैं बताया हूँ, आप गूगल पे भी देखें, अगर प्री हिस्टोरिकल अर्थ को देखें तो एकदम दहकता हुआ गोला है आग का, एकदम रेड फायर बॉल, और यही जल इसको ठंडा किया, जो वाष्पित हुआ, इसके घूमने से इसमें हवा का संचार हुआ और इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। कितनी पुरानी बात कितनी सरलता से कह दी गई थी। और जब से वेदों का ट्रांसलेशन हिंदी माध्यम में हुआ और अंग्रेजी माध्यम में हुआ, फ्रेंच में हुआ, पुर्तगाल के लोगों ने किया, कुछ स्पेनिश लोगों ने किया, कुछ स्कॉटिश लोगों ने किया, चाइनीज़ लोगों ने किया, तब से ये पूरी दुनिया वैज्ञानिक हो गई। पानी पे पिलर बनाना और पिलर बनाकर उसके ऊपर घर बनाना, ये भारतीयों के पास इस कला में महारत हासिल थी। आप जितने भी प्राचीन मंदिरों को देखें, आप देखेंगे, किलों को देखिए, जयपुर में देखिए, जैसलमेर में देखिए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये सारी जानकारी इनके पास पहले से थी। जीरो हमने, गुरुत्वाकर्षण हमने, पाई हमने, अब क्या बचा। भारत पुराना विश्व गुरु रहा है और पर्यावरण तो हमारे रगों में बहता है। हम इसको सबसे अच्छे से जानते हैं और हम इसको सबसे अच्छे से समझते हैं। पहली बार अग्नि देवो भवः यहीं कहा गया है, इसी धरती पर। इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है अर्थ, स्काई, वाटर, एयर, फायर, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है इनको। अब आते हैं इन्वायरमेंटल, जो शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द है, इसकी अल्फ़ाबेटिकली जानकारियाँ, इसकी इंग्लिश के बारे में जानने के लिए तो हम इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहाँ पे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ। जीनेसिस ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट। जब मैं इन्वायरमेंटल साइंस की हिस्ट्री देख रहा था तो शब्द की हिस्ट्री पहले मैंने ढूंढी कि इन्वायरमेंट की शब्द ये कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो हमको एक फिलोसोफर, राइटर मिले जिनका नाम है थॉमस क्रैल। 1795 to 1881 इन्होंने बहुत सारे काम किए और ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश शब्द इन्वायरमेंट दिया। बहुत सारे यूट्यूब पे जो है गोथी एंड कायल दिखाएगा, पर इट इज़ क्रैल। क्रैल ने ही जो है पॉइंट किया टर्म इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट पाए कहाँ से? दरअसल जर्मन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोथी, जॉन वॉल्फगैंग वॉन गोथी, और इन्होंने एक शब्द अपने एक लेख में इस्तेमाल किया था, यूमलेट। यूमलेट एक शब्द है जर्मन का जो कि डिस्क्राइब करता है उस इनलाइटमेंट को, उस शब्द को जो कि ह्यूमन को रिलेट करता है नेचर और लैंडस्केप से। और यहीं पर इस शब्द की जो अनुवाद हुआ, इस शब्द का जो अनुवाद कैली ने किया 1827 में, और वहाँ पे एक इंग्लिश शब्द लिखा उसने, इन्वायरमेंट। यहीं से इन्वायरमेंट शुरू हुआ। तो अगर पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट टर्म जो है कौन दिया, तो इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट शब्द है ये कैली ने दिया। कैली ने, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिली मुझे। फिर इसी दौरान ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अवलोकन करने के साथ मैंने पाया कि 1603 में इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑलरेडी हो चुका था। परंतु जब कोई वर्ड रिटन टेक्स्ट या रेफरेंस या किसी लिटरेचर में शामिल होता है तो उसकी महत्व और तब उसका टाइमलाइन शुरू होता है।
तो ऑक्सफोर्ड ने कहा, जो डिक्शनरी बनी, उन्होंने कहा, जो शब्द लिया उन्होंने वो इन्वायरमेंट नहीं था, वो था इन्वायरॉन्स। वो इन्वायरमेंट शब्द नहीं पाए थे। 1603 में उन्होंने इन्वायरॉन्स लिखा था, और इन्वायरॉन्स जो लिखा वो एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरोनियर। वहाँ से उन्होंने उसको लिया और उसको डिस्क्राइब क्या किया, उसको डिस्क्राइब किया कि एक ये कंडीशन है, इट इज़ अ कंडीशन और इन्फ्लुएंस अंडर विच एनी पर्सन और थिंग लिव्स और डेवलप। उस शब्द का मतलब उन्होंने बताया, इन्वायरमेंट्स बताया, इन्वायरमेंट नहीं बताया, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट शब्द जो है बेसिकली उसका पहली बार प्रयोग कैरली ने किया था, और इसीलिए कैरल को कहा जाता है कि कैरल क्वाइंड द टर्म इन्वायरमेंट। 1827 में इन्होंने इन्वायरमेंट टर्म को क्वाइंड कर दिया था, स्कॉटलैंड के थे ये, और इसको इन्होंने रिटन टेक्स्ट में पब्लिश कर दिया 1828 में। तो यदि सवाल उठता है कि इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग किसने किया पहले, तो कैली ने किया, और इसका प्रयोग कब किया, 1828, जब रिटन टेक्स्ट में आ गया तो उसका प्रयोग मान्य हो गया। अब इस जेनेसिस के बाद आता है शब्द ग्रामर। ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में। अब देखिए, वक्ता की कही हुई बातों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन है, और उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट नरेशन है। और ये लाइन पहली पंक्ति में लिखी है न्यू लाइटिंग जर्नल इंग्लिश के। तो ग्रामर के बिना तो कुछ भी पूर्ण नहीं है, ना हिंदी ना अंग्रेजी, दोनों का मूलाधार ग्रामर ही है, व्याकरण। तो इन्वायरमेंट का ग्रामर अगर हम पढ़ें तो बेसिकली इन्वायरमेंट जो शब्द है वो नाउन है, पैदाइशी नाउन, पैदाइशी नाउन शब्द है इन्वायरमेंट, बाय बर्थ। मतलब जो इन्वायरमेंट कैली ने दिया वो नाउन है। अब इसके मतलब की तरफ बढ़ते हैं जब, तो ये फ्रेंच प्रपोजिशन इन्वायरन के साथ जनरेट होता है ये शब्द, और जिसका मतलब होता है अराउंड। इन्वायरोनियर का मतलब होता है इन सर्किल, सराउंडिंग, इनक्लोज और सर्किट। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं। यदि अगर एग्जाम में लिखा है इन्वायरन, तो इन्वायरन मतलब होता है अराउंड, नॉट इन सर्किल, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर इन्वायरोनियर लिखा है तो उसका मतलब हो गया इन सर्किल। अब ये इन्वायरोनियर ही जो है इन्वायरमेंट आगे बनता है। अब ये इन्वायरमेंट 1603 में, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, उसको इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से 1827 में इस शब्द का इस्तेमाल कैली ने किया। इन्वायरमेंटल शब्द एक एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल 1887 में हुआ, 1887 में हुआ। फिर एक शब्द आता है इन्वायरमेंटलिज्म। इन्वायरमेंटलिज्म इज अ कलेक्टिव वर्ड, और इसका प्रयोग इकोलॉजिकल रेफरेंस में किया गया 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो आपको एक ग्रामेटिकल एक जो है उसका बेस मिला कि इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया, कैली के द्वारा आया, 1828 में आया। ग्रामेटिकली वो कहाँ से शुरू हो रहा है, इन्वायरन से इन्वायरोनियर की कहानी, और इन्वायरोनियर से इन्वायरमेंटलिज्म की कहानी। ये तीन मुख्य चरण थे, और यही तीन मुख्य चरण इस शब्द को पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिए, और बहुत ब्रॉडर लेवल पर प्रस्तुत किए। इसकी कहानी जब हम आगे बढ़ते हैं तो परिभाषा से शुरू होती है। अब जो कैली ने परिभाषित किया, उन्होंने बताया कि द इन्वायरमेंट इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑब्जेक्ट और कंडीशन बाय विच वन इज बाउंडेड और सराउंडेड। क्योंकि उनके पास इन्वायरन था, और इन्वायरोनियर बना, और इन्वायरोनियर इन्वायरमेंट बन चुका था। फिर इसके बाद से कुछ साइंटिस्टों ने कलेक्टिवली एक डिफाइनेशन दिया। उसको परिभाषित करने में उन्होंने लिखा कि इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये भी सही है भाई, इन्वायरमेंट में सारे फैक्टर्स हैं, एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट दोनों हैं। अब अगर इन्वायरमेंट को हम आगे क्लासीफाई करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी के स्लाइड में, तो उसको हम इसको और इलेबोरेट करेंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट एक ऐसा शब्द है, अगर इस शब्द पे बात करें तो ये स्लाइड काफ़ी है, पर अगर इन्वायरमेंटल साइंस को हम पढ़ना शुरू करें तो इस बहुत ज़्यादा स्लाइड्स लगेगी।
तो इसके लिए उसको हम अलग एक प्रारूप में बना देंगे। अब बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद से मेरे जो मत बने, मेरा जो विचार बना, क्योंकि देखिए एज एन टीचर और स्टूडेंट आप 10 किताब पढ़िए, पर आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, उन विचारों को जरूर कोट कीजिए, उन विचारों को जरूर लिखिए। तो मैं अपने 14 साल के अनुभव पे टीचिंग के और रिसर्च के और जो पढ़ा मैंने, उससे मैंने एक डेफिनेशन को निकाला और मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। द इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनी प्लैनेटरी सिस्टम इन कॉस्मिक इक्विलिब्रियम। कोई भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट अगर प्लैनेटरी सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा तो एनवायरनमेंट जनरेट कर देगा, वो लाइफ को प्रमोट करेगा। और यही लाइफ को प्रमोट करने के लिए आपको एक इक्विलिब्रियम चाहिए, जिसको कहते हैं हम कॉस्मिक इक्विलिब्रियम। आप क्या सोचते हैं कि आप धरती पर दोनों पैरों पर खड़े हैं तो धरती के घूमने के कारण खड़े हैं? नहीं, हम अपने दोनों पैरों पर धरती पर जब खड़े होते हैं तो धरती का अपनी धुरी पर घूमना, धरती का अपनी धुरी पर सूरज के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का हमारे ओर चारों ओर चक्कर लगाना, सूरज का अपनी धुरी पर घूमना, सोलर सिस्टम का अपनी धुरी पर घूमना, सोलर सिस्टम भी घूमता है, और हमारी आकाश गंगा गैलेक्टिक रोटेशन का सही समय पर घूमना, इतना कुछ एक साथ काम करता है, तब हम अपने दोनों पैरों पर इस धरती पर खड़े होते हैं। तो सभ्यता का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण में इनका बहुत ही क्रूशियल रोल है। इसीलिए मैंने यहाँ टर्म इस्तेमाल किया प्लैनेटरी सिस्टम इन कॉस्मिक इक्विलिब्रियम, और ये मेरी दी गई डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे इतिहास में पन्नों को पलटते हैं। अब आता है स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस थे? तो इन जैसे कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन, दीज आर स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, आपका हर चीज़ का इतिहास होता है, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, हर चीज़ का एक टाइमलाइन, टैगलाइन होता है जो कि कई खंडों में बटा होता है। तो अब इन्वायरमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हो, जो कि खुद में एक अम्ब्रेला टर्म है, तो ये मैटर बहुत बड़ा हो जाता है। 1850 से 1900, मैं क्षमा चाहूँगा कभी कभी मैं उसको जो है हिंदी में बोल दे रहा हूँ, 1850 टू 1900 जो पहला फेज इन्वायरमेंट का शुरू हुआ, उसको कहते हैं स्मॉल वॉइस अबाउट इन्वायरमेंट। यह वो दौर था जिस दौरान हम इंटरैक्शन, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे थे। हम उन पहलुओं को देख रहे थे जो इंटरैक्शन से स्पीशीज कैसे डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से डेवलपमेंटल, एर्नेस्ट हैकेल की बात करें, वो आर्कियोलॉजी जो ढूंढ रहे थे, वो सब इसी में आ रहा है। देखिए कितना बड़ा टर्म है इन्वायरमेंट, और इसको कितने इजी वे में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अब आप इकोलॉजी के सारे टर्म को देखेंगे, इकोलॉजी, आर्कियोलॉजी जो एर्नेस्ट हैकेल खोज रहे हैं 1800 में से 1900 तक चल रहे हैं, 1850 से, ये सब स्मॉल वॉइस ऑफ अबाउट इन्वायरमेंट जनरेट कर रहा है। ये इंटरेक्शन और रिलेशनशिप को समझने का दौर था, विथ रेफरेंस टू नेचर, विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंट, विथ रेफरेंस टू आवर अर्थ। फिर 1900 से 1960 राइजिंग ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एक फेज आया। अब इसमें क्या हो गया, इकोलॉजिकल सेंस ऑफ द इन्वायरमेंट जगह। अब 1900 से 1960 तक में आप देखिए फूड चेन, फूड वेब, एर्नेस्ट हैकेल, टैंसले, ग्रेनेल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्लेमेंट, ये जितने भी पैरामीटर्स खोजे गए, जितने भी बायोलॉजी के पैरामीटर्स थे, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट के थे, और इन सबको एक अम्ब्रेला टर्म इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना वैज्ञानिक लोग शुरू कर दिए थे। अब ये बात पुरानी है कि हम जो है बहुत पुराना साइंस पढ़ रहे हैं। जो साइंस हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये अमेरिका में या फॉरेन कंट्री में कहीं कबाड़ में फेंक दिया गया होगा। पर चूंकि हमारे यहाँ एजुकेशन, जैसे हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले कि हम रिफ्रेश बटन क्लिक करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में ये रिफ्रेश बटन है ही नहीं, उसने उसको डिलीट कर दिया है। तो खैर मैं उसको बता रहा हूँ आपको। तो आप देखिए इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, बायोडाइवर्सिटी, सक्सेशन, ये सारे के सारे आप टर्म देखिएगा, सब
मेंडल, डार्विन, ये सारा खोज इसी टाइमलाइन के अंतर्गत घूमेगा, सारा का सारा। अब आप समझ रहे हैं ना इन्वायरमेंट कहाँ है, आप शुरू से इसको पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा स्टेज आया, तीसरा दौर शुरू हुआ 1960 से, और 1960 से आज तक, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज जब मैं ये चैनल पोस्ट कर रहा हूँ, आज जब ये चैनल आप देख रहे होंगे, तब तक के लिए इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट 1960 से शुरू हुआ, और ये कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू रहेगा। अभी मैं आगे इसको और डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। इसीलिए मैं 1860 को आप मार्क किए रहिएगा आपने इन्फॉर्मेशन के लिए, कि उसके आगे मैंने लिखा है टिल डेट, टिल शब्द का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? अब यहाँ पर क्या हुआ, 1960 से शुरू हुआ, आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया एज एन ग्लोबल टेक्स्ट। माने एक छोटी से शब्द को जो क्रेले ने खोजा, उसको कितना बड़ा आयाम दे दिया गया कि पूरी दुनिया वही पढ़ रही है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई भी XYZ, और आप बताइए आप उसमें इन्वायरमेंट ना पढ़ रहे हो, तो मैं, आप जो कहेंगे वो शर्त मैं लगा सकता हूँ। अब ये ग्लोबल टेक्स्ट है, और ये ग्लोबल सिनेरियो में हम इसको देख रहे हैं। इसमें मैं आपको एक जानकारी की बात बताता हूँ। अब इसको हम बहुत ही बने ग्लोबल टेक्स्ट पे ले गए। इन्वायरमेंट को 1960 में इतना ग्लोबल बूम मिला, और ये कंटिन्यूअस मिलता चला रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके बाद एक दौर आता है माइलस्टोन्स का। माइलस्टोन्स क्या है? मील के पत्थर। और मैंने उन सेलेक्टेड मील के पत्थरों को लिया है जहाँ से इन्वायरमेंटल साइंस को एक अलग ही बुलंदी, एक अलग ही मुकाम दे दिया वैज्ञानिकों ने, जिसमें कि शुरुआत 1885 से हुई, जब स्पेंसर नाम के एक इंग्लिश फिलोसोफर, बायोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इन्वायरमेंट शब्द को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया। और पॉपुलराइज करने के लिए उन्होंने जो अपनी किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया। पूरी दुनिया ने पढ़ा इसको, पूरी की पूरी दुनिया ने इसको पढ़ा। और शर्त लगा लीजिए, इस तरह का आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगा। उस फिलोसोफर की बुक को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हर पहलू से उसने इन्वायरमेंट को वॉच किया, हर पहलू से उसको नरेट किया, इलेबोरेट किया, और बहुत ही खूबसूरती से उसको इलेबोरेट किया, खूबसूरती के साथ इलेबोरेट किया। फिर 1962 का दौर आया, जिसमें रिचर्ड कार्सन ने एक किताब लिखी, साइलेंट स्प्रिंग। ये वाटर पोल्यूशन पे लिखी गई सबसे प्रभावशाली किताब थी, और इसी के बाद से वाटर पे एक्ट बना। और आप ताजुब मानिएगा, दुनिया का सबसे पहला लीगल एक्ट जल पे ही है, वाटर एक्ट। ये पहला एक्ट है दुनिया में और ये बना इसी किताब के माध्यम से। इसी किताब ने दुनिया को मजबूर किया कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें, हमको अपने रिसोर्स को ध्यान देना होगा, हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी होगी जिससे हमारे वो पंच महाभूत, जिसको हम 5 कंपोनेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो। और अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो फिनोमेना बिकम ड्रास्टिक। इसके बाद 1972 में पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, 5 जून 1972 को हुआ। और उस कॉन्फ्रेंस में 5 जून 1972 को इस्टेब्लिश किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है UNEP। और इसी UNEP के इस्टेब्लिशमेंट को 5 जून हम हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहाँ से मना रहे हैं। ये 1972 से मना रहे हैं, पहला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। परंतु ये जो पहला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, ये आपका 3 जून से 14 जून तक चला था। पर 5 जून को वहाँ पर एक डिसीज़न लिया गया जिसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को शुरुआत की गई। और इसीलिए हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इसके बाद 1975 में, 1972 में कॉन्फ्रेंस हो चुका था, 1975 में एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इन्वायरमेंट को ही एक अलग शब्द के साथ, एक अलग ही विज्ञान की एक मूलभूत आधार को एक नई बुलंदी पर ले जाएं, एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
तो उसके लिए बेलग्रेड चार्टर्ड यूगोस्लाविया, जो कि सर्बिया में है, वहाँ पर पहला इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत अक्टूबर 13 से 22 तक एक कॉन्फ्रेंस चला, जिसको हम बेलग्रेड चार्टर्ड के नाम से जानते हैं। यह वो कॉन्फ्रेंस था जहाँ पर इन्वायरमेंट को मोबिलाइज कर दिया गया एजुकेशन और रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में। इसीलिए देखिए, वो 1960 के बाद से मैंने जो टिल लगाया है, वो ये टिल है, और ये अभी और आगे। और यहाँ पे जो माइलस्टोन आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही सेलेक्टेड माइलस्टोन को सेलेक्ट किया हूँ जो ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। इसके बाद 1975 के बाद से 1977 में पहला इंटर गवर्नमेंटल, ध्यान रखिएगा मैंने दो चीज़ बोली है, एक पहला इंटरनेशनल और दूसरा इंटर गवर्नमेंटल, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो पहला इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो टिब्लिस में हुआ। टिब्लिस जॉर्जिया में है। ये भी अक्टूबर में हुआ, 14 से 26 तक के डेट में, और इसको हम टिब्लिस डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। और यहीं से इन्वायरमेंटल एजुकेशन को किंडरगार्टन तक में प्रमोट कर दिया गया पूरे दुनिया में। आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ के जो भी साइंस की बुक उठाएंगे, आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, सारा का सारा। आप इंडिया में आइए, इंडिया के सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इन्वायरमेंट पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास एक लिमिटेड एडिशन है, एक लिमिटेड एडिशन है। उसको आप एक पैटर्न बनाकर पढ़ सकते हैं और वही पढ़कर उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। पर इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि कंटिन्यूअस है और इतना इलैबोरेटेड है कि पढ़ते पढ़ते एक एक टॉपिक को ना, एक एक टॉपिक एक एक थीसिस है। जैसे आप इकोसिस्टम की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, एक एक थीसिस है ये, सक्सेशन है, एक एक थीसिस है ये। और फिर इसको इंप्लीमेंट पूरी तौर पे टिब्लिस डिक्लेरेशन के बाद से ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया पूरी दुनिया में। फिर 1983 का दौर आया। 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट को एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई, जिसको बाद में इस्टेब्लिश किया गया। इसी दौरान 1987 के समय पहली बार साइंटिस्टों ने 25 साल बाद, जब पहला ओजोन मिला था, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा, मेरा एक वीडियो है ओजोन पे, तो उसमें मैंने लिखा है, ओजोन के बारे में पूरा बताया है, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, आई बटन में ऊपर दिया रहेगा। तो ओजोन डिप्लीशन जब पहली बार मेजर हुआ 14 फरवरी के दिन, बड़ा मस्त दिन था, वैलेंटाइन डे पड़ता है, तो 14 फरवरी जब वो मेजर किए, उसके बाद से कई सालों बाद 1972 के बाद से, 1972 से ही रिसर्च शुरू हो गई थी इन्वायरमेंट पे, और सबसे ज़्यादा बूम कर गया ये जब एजुकेशनल इनरिचमेंट कर दिया 75 में। इसके बाद 1987 में पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, और यहीं से 16 सितंबर हर साल हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। वो आई बटन में है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उससे ज़्यादा ओजोन के बारे में कोई जानकारी जो है हमें नहीं लगता कि चाहिए होगी। अब ओजोन के मॉलिक्यूलर बेसिस पे अलग मैं वीडियो उसको तैयार करूँगा, और एक उसमें मैं और वीडियो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ओजोन को लेके। वो रिसर्च पेपर भी है मेरा, तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, तो वो भी आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक बोर नहीं हुए होंगे। तो 1987 की कहानी आ गई कि ओजोन डे मनना शुरू हो गया। 72 में UNEP का गठन हुआ 5 तारीख को जून में, इसीलिए हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। और 16 सितंबर को हमने तय कर लिया कि हर साल हमने वर्ल्ड ओजोन डे मनाना है 1987 में। इसके बाद 1987 में ही अक्टूबर के महीने में इन्वायरमेंट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण टर्म का आविष्कार किया। और वो आविष्कार किसने किया? देखिए, जो पढ़ेगा वही जानकार कहलाएगा। पढ़ते बहुत लोग हैं, टॉपर्स डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। एक ही किताब से टॉप करने वाला पढ़ता है, एक ही किताब से फेल होने वाला भी, पर टॉपर ऑलवेज डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। ये मेरे सर कहते हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सर, जिनके अंडर मैंने PhD की थी। खैर, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो
पहली बार टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की खोज किसने की थी? हर्लिम ब्रुटलैंड ने। डॉक्टर हैं हर्लिम ब्रुटलैंड, और ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप 1983 में जो विचार हम लोग रखे थे सब लोगों ने एक कमीशन बनाने का, उस कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो जो ब्रुटलैंड कमीशन है उसका रिपोर्ट फाइनलाइज हुआ। उसी दौरान जो हर्लिन ब्रुटलैंड थी, इन्होंने ये खोज की, टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया। बहुत बड़ा टर्म है, आज भी इस पे बहुत समय तक इस पे रिसर्च होता रहेगा। इन्वायरमेंट के हर पहलू पे ये लागू होता है, हर पहलू में। सतत विकास हिंदी शब्द है इसका, मतलब हम विकास भी करें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब ब्रुटलैंड कमीशन के बाद से 1992 में जो दौर आया, इन्वायरमेंट का जो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है वो 1987 में फाइनलाइज हो गया, बन गया, तैयार हो गया। इन्वायरमेंट का कमीशन है, जैसे सिविल सर्विस कमीशन है वैसे इन्वायरमेंट का अपना कमीशन है। सिविल सर्विसेज को इंडिया में लोग जानते हैं, 2-4 कंट्री में जानते हैं, पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट कमीशन को ऑल ओवर वर्ल्ड जानते हैं, पूरे दुनिया में। वकांडा तक की जो है कंट्रीज जानती हैं। अभी 2016 में ओजोन पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ है वकांडा में। इसके बाद 1992 में रायो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस हुआ ब्राज़ील में, यूएन कॉन्फ्रेंस था ये भी। ये 3 से 14 जून तक चला, 3 to 14 जून तक। और इस कॉन्फ्रेंस में जो यूएन कमीशन था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक 2 नए टर्मों को इलेबोरेट करके प्रेजेंट किया गया। वो थे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप कहेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज तो 72 से चल रहा है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज 1972 से ही चल रहा है, सही कह रहे हैं। पर उसको इलेबोरेटेड फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करने में सबसे बड़ा योगदान 1992 के कॉन्फ्रेंस का है। यहीं से आपका रायो समिट के सीरीज शुरू होती है, एजेंडा 21 की बात होती है, और फिर बड़े बड़े मुद्दे जैसे कि कोप सम्मेलन की बात होती है, कॉम्प्रिहेंशन पार्टीज़ की, जो कि इसी को आगे कर रिवर्ट किया गया 2002 में, और फिर 2010 में, फिर 2012-13 में। हर 4 साल 5 साल के अंतराल पे ये कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। तो ये मुख्य मेजर माइलस्टोन्स थे इन्वायरमेंट के, जो अभी तक घटे थे, और ये वो माइलस्टोन थे जहां पर इन्वायरमेंट को बूम मिला। इसके बाद हम आगे चलते हैं डिकेड्स पे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इन्वायरमेंट को लेकर 2 डिकेड्स एक साथ चलते हैं। एक यूएन डिकेड होता है और एक इंटरनेशनल डिकेड होता है। यूएन डिकेड यूनाइटेड नेशन में मौजूद कंट्रीज़ को फॉलो करना अनिवार्य है, और इंटरनेशनल डिकेड ये पूरी दुनिया में लगता है। बल्कि से आप यूएन के मेंबर हो ना हो, आप पे लागू होगा। तो मैंने इसको लिख रखा है, 1960 से शुरू हुआ और 1970 तक का पहला डिकेड था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल डिकेड। रिचर्ड कार्सन की बुक याद आ गई? 1960 वो जो टिल लिखा था वो याद आ रहा है? यहाँ पे दोनों यहाँ पे लगेगा। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है कि बदलने के लिए आप पूरी दुनिया को बदलिए तभी बदलिए, खुद से शुरू करेंगे ना तो सब बदल जाएगा। तो 1960 से 1970 का जो डिकेड था 10 साल का, इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल डिकेड हुआ। फिर 1981 से 1990 तक इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड बनाया गया। जो स्वच्छ भारत अभियान आप देख रहे हैं वो वहां से आया है इंडिया में। फिर 1990 से 1999 इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के लिए। अब इस डिकेड्स में होता क्या है, इस डिकेड्स में रिसर्च किए जाते हैं और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है ग्लोबल लेवल पे। हर डिकेड एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड होता है। जैसे बीएससी है तो बीएससी किस लिए है? आप बीएससी करते हैं, आप इंटर करते हैं। आप इंटर किस लिए करते हैं? इंटर करने के बाद से आप जो है नीट, आईआईटीज, रेलवे सर्विसेज, डिफेंस, इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएशन क्यों करते हैं?
ग्रेजुएशन के बाद से आप IAS, PCS, SSCs के लिए एलिजिबल होते हैं। MSc क्यों करते हैं? MSc इसलिए करते हैं कि हम रिसर्च के बारे में जानें, हम हायर एजुकेशन में जाएँ, हम टीचिंग में जाएँ, इनोवेटिव रिसर्च को प्रमोट करें, PDF करने जाएँ, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। तो ये जो ड्यूरेशन है आपका 12 साल BSc वो इंटरमीडिएट वाला, 3 साल BSc वाला, 2 साल MSc वाला, ये आपको टाइम देता है कि आप वर्क को अपने इलेबोरेट करिए, थिंक को, अपने थ्योरम्स को जो आप बिल्ड कर रहे हैं उसको इलेबोरेट करिए, हर कंटेक्स्ट में, हर रेफरेंस में। इसके बाद से इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ होती है। फिर 2005 से 2014 तक का जो डिकेड है वो एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हेलमेन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट खोजा था और अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिकेड यहाँ से शुरू हो गया। इसके बाद से फिर आपका इंटरनेशनल डिकेड होता है वाटर फॉर लाइफ कंजर्वेशन के लिए। फिर UN डिकेड डेजर्ट के लिए शुरू होता है और फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन, क्योंकि हमारे को रिसर्चर ने बताया है, हमारे सैटेलाइट डेटा ने बताया है कि हमारे जो बंजर भूमि है, जिसको हम मरुस्थल कहते हैं, ये बढ़ रहा है। तो इससे कैसे कॉम्बैक्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो 30% ही ज़मीन है और जब ये डिजर्ट बनने लगेगी, क्योंकि हमारे पास ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल है, तो इससे हम प्रेडिक्ट कर ले जाते हैं, तो ये डिजर्ट बन जाएगा तो उपज पैदावार कहाँ से आएगा, और फिर वही कहानी शुरू होगी, क्लाइमेट चेंज और बदलाव। तो इसको स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर डिकेड दिया गया। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक उस दौरान इसी टाइम कैप्सूल में फोकस हो गए, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो गए। इसके बाद 2011 से 2020 तक UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी चल रहा है। इस साल भी बायोडाइवर्सिटी है। और फिर इसके बाद 2014 से 2024 तक UN डिकेड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी चलेगा। इसी के अंतर्गत टेस्ला और फरारी और मर्सिडीज और रोल्स रॉयस हाइब्रिड कार को लॉन्च कर रही हैं। फोर्ड हाइब्रिड कार को लॉन्च कर रहा है। हाइब्रिड कार मतलब क्या है? बहुत तोप नहीं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारों के सेगमेंट्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये आपको फॉसिल एडिक्शन से बचाने के लिए है, और फॉसिल एडिक्शन से जब ह्यूमन रेस बचेगा तभी वो अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएगा, अदरवाइज ये तो पूरे हम विनाश की तरफ ही चले जाएंगे। फिर इसके बाद 2018 से 28 तक जो हमारा है वो वाटर का रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, इंटरनेशनल क्या उसका जो है इम्पैक्ट है उसके बारे में है। फिर इसके बाद से आपका जो 2021 से 2032 तक चलेगा, ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी, सारा चीज़ आ जाएगा। माने इस डिकेड में एनवायरनमेंट का कोई भी टॉपिक ऐसा बचेगा नहीं जो रियरली इकोलॉजी को गवर्न करते हुए अलग हो जाए। सारे टॉपिक्स को इकोलॉजिकल बेस के, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, सारे पैरामीटर्स को, जीन पूल मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट तक इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिकेड है और ये बहुत ही बड़ा डिकेड है, और इसमें बहुत ज़्यादा उन्नत रिसर्चेस होंगे इन्वायरमेंट में। थैंक यू वेरी मच। आपको ये कैसा लगा इतिहास इन्वायरमेंट का, इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई इसमें कमी लगती है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए और मेरी क्लास के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बी सेफ।